Hi and welcome to the discrete structure. Last session of the chapter 3 complexity of the algorithm इस सेशन पे हम जानेंगे. होपफुली आप चैप्टर 3 की वीडियोस को फ्रॉम द स्टार्टिंग देख रहे हैं ताकि इस सेशन को समझने में आपको मज़ीद ईज़ रहे. ऑल्दो हम फ्रॉम द स्टार्टिंग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को चैप्टर 1 से ऑनवर्ड तमाम टॉपिक को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. वो तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है. लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि फ़ाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद यूट्यूब पर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुँचेंगे. इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं. विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं. अगर इन डेप्थ आप डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहते हैं तो उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट सेपरेटली यहाँ मौजूद है. आप इसके प्लेलिस्ट पर जाकर इसे वॉच कर सकते हैं. ठीक है. और चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो क्या सोच रहे हैं, सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की नई चीज़ें आपको बर वक्त मिलती रहे. जो कोर्स से रिलेटेड मटेरियल वो मेरे ब्लॉग पे मौजूद है. फ़ाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे ब्लॉग फ़ाद हुसैन CS blogspot.com पर आकर तमाम मटेरियल फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं. तो रॉयजन की बुक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं. चैप्टर 3 के टॉपिक 3.3 कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम्स को इस सेशन पे हम जानेंगे. तो फर्स्ट ही मैं रिकॉल कराता चलूँ, जब हमने चैप्टर 3 को स्टार्ट किया तो हमने फर्स्ट सेशन वीडियो पे ही ये जाना था कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. और वहाँ पर हमने देखा था कि वर्स्ट, बेस्ट केस और एवरेज केस क्या हो सकती है. लेकिन वहाँ पर हमने जितनी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ के हवाले से बात की थी वो तमाम की तमाम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे बेस करती थी. ठीक है. और सेकंड जो कॉम्प्लेक्सिटी का पार्ट है एल्गोरिथम में वो स्पेस होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जिसे हम कहते हैं. लेकिन जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या मैथ्स की बुक है उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस नहीं किया गया है. यही वजह है कि हम यहाँ पर उसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं. लेकिन इन डेप्थ अगर आप उसको जानना चाहते हैं, जिसमें रैम मॉडल क्या होता है, किस तरह से हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं, वो तमाम चीज़ें मेरे एल्गोरिथम के कोर्स में मौजूद हैं. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि एक एल्गोरिथम को अपनी कंप्यूटेशनल पावर कितनी रिक्वायर्ड है, कितना टाइम रिक्वायर्ड है उसे, ठीक है, कि वो अपने आउटकम को इन अ फॉर्म ऑफ द रिजल्ट डिस्प्ले करवा रहा है. तो उसके लिए हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं. फिर हमने फर्स्ट सेशन पे चैप्टर 3 के देखा था कि वर्स्ट, बेस्ट केस जिसको हम बिग ओ, ओमेगा और थीटा कह रहे थे. फिर हमने f(n) फंक्शंस के ज़रिए से कंपेयर किया. फिर लिटिल बिग ओ और लिटिल ओमेगा भी देखा था. और ये तमाम डेरिवेशन हमने ये करके देखी थी कि किस तरह से किसी कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम की वर्स्ट, बेस्ट या फिर एवरेज आ रही होती है. तो 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से फर्स्ट जो है वो हमारी वर्स्ट है, फिर बेस्ट है और उसके बाद एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी है. हम किसी भी एल्गोरिथम्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं वो ज़्यादातर वर्स्ट करते हैं. इसका मतलब ये है कि उसकी वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, यानी एक बदतरीन जो कंडीशन होती है, यानी कम से कम वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बिहाफ पर ख़राब से ख़राब कंडीशन उसकी क्या हो सकती है. यानी अगर आप एक नंबर को सर्च कर रहे हैं तो सर्चिंग में अगर वो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक है और जिस नंबर को आप तलाश कर रहे हैं वो लास्ट में मौजूद है, तो ये इसकी वर्स्ट कंडीशन है. बेस्ट क्या है, फर्स्ट में ही मिल जाए आपको, और एवरेज ये है कि मिड पे मिले. तो हम वर्स्ट इसलिए देखते हैं कि वर्स्ट से हमें पता चल जाता है कि इससे मज़ीद ख़राब इसकी कंडीशन नहीं हो सकती. तो यही वजह है कि ज़्यादातर वर्स्ट कंडीशन की बात हो रही होती है. तो ये चीज़ें तो हम जान चुके हैं. अब इस सेशन का पर्पस ये है कि हम वर्स्ट कंडीशन डिफरेंट जो एल्गोरिथम्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हमने बबल सॉर्ट देखा, इंसर्शन सॉर्ट देखा था, उसकी वर्स्ट कंडीशन के हम क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे होंगे विद एग्जांपल. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल सॉर्ट इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ द कंपैरिजन्स मेड. यानी वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है बबल सॉर्ट की, किस टर्म में, कि कंपैरिजन कितने हो सकते हैं उसमें. तो आंसर में बताया जा रहा है द बबल सॉर्ट डिस्क्राइब बिफोर एग्जाम्पल 4 इन द सेक्शन 3.1 सॉर्ट. ये हम देख चुके हैं टॉपिक जब हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे थे कि बबल सॉर्ट्स का सूडो कोड क्या होता है और वर्किंग किस तरह से होती है. A list by performing a sequence of passes through a list. During each pass, the bubble sort successively compares adjust element. यानी वो एक एक पास के अंदर क्या कर रहा होता है, सेकंड वाले एलिमेंट से स्वाइप कर रहा होता है. अगर वो उसकी वैल्यूज़ बड़ी होती है तो वो उसकी जगह पर आ जाती है और वो वापस उसकी जगह पर जाती है. ये पूरा एक स्टेप जो है वो 1 पास कहलाता है. तो हमें डिफरेंट n नंबर ऑफ पासेस की ज़रूरत होती है तमाम एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए. इधर आप असेंडिंग में करना चाह रहे हो या डिसेंडिंग में करना चाह रहे हो. तो इंटरचेंजिंग टर्म इफ़ नेसेसरी. When the ith pass begin, I-1, largest element are guaranteed to be in correct place. यानी जब ith पोजीशन माइनस चलती है तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो लास्ट में जाकर प्लेस हो जाता है, और कम से जो वैल्यूज़ होगी वो एट लास्ट कहाँ पर आएगी, लेफ्ट स्टार्टिंग पर आएगी. तो जब सबसे छोटी वैल्यू लेफ्ट पे आ जाएगी और सबसे ग्रेटर वैल्यू राइट हैंड पे चले जाएगी तो क्या होगा, तमाम जो सीक्वेंस है वो सॉर्ट हो जाएंगे. सो करेक्ट पोजीशन ड्यूरिंग द पास n-i कंपैरिजन आर यूज. यानी इसके लिए हमें n-1 कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ रही है.
Consequently, the total number of the comparison used by the bubble sort in order of the list of n element, n element के लिए हमें comparisons की ज़रूरत पड़ रही है। यानी जब हम पास 1 कर रहे हैं तो n-1, ठीक है, फिर n-2 और इस तरह से ये पासेस वैल्यूज़ चलती जा रही हैं। यानी हमने n-1 पास किया किसके लिए, nth एलिमेंट के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा n² - n, ठीक है। और इसमें से अगर आप लोअर ऑर्डर और कोफिशिएंट को इग्नोर कर लो तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन गई, कॉम्प्लेक्सिटी बन गई हायर ऑर्डर के साथ n²। तो इसका मतलब ये हुआ कि बबल सॉर्ट की वर्स्ट कंडीशन बिग O ऑफ n² है। नेक्स्ट वन, द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है, इन द टर्म ऑफ द कंपैरिजन मेड क्या हो सकती है, ये भी हमारी ओमेगा ऑफ या बिग O ऑफ n ही होगी, n² ही होगी। सोल्यूशन समझते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट सेशन पे ये समझ लिया था कि इंसर्शन सॉर्ट क्या है और उसको किस तरह से वर्क कर रहा होता है विद एग्जांपल। सो द पोजीशन अमंग द फर्स्ट j-1 एलिमेंट that have already been put into the correct order, it does by using a linear search technique, successively comparing the jth element with the successive term until a term that is a greater than or equal to found, or it's compare aj with itself and stop because aj is not less than itself। तो अगर आप रिकॉल करें इंसर्शन सॉर्ट को, तो इंसर्शन सॉर्ट के अंदर भी हम इसी तरह से करते थे कि वैल्यूज़ की कंपैरिजन करते रहते थे, लेकिन कंपैरिजन्स के बाद क्या होता था, पासेस नहीं होते थे बल्कि एक ही में वो वैल्यूज़ को प्लेस करता था। यानी अगर 5 के आगे 3 है और 5 से पहले 1 है तो 3 वहाँ से उठेगा और 5 से पहले वाले एलिमेंट को भी कंपेयर करेगा कि मुझे 1 से पहले जाना है या 1 के बाद और 5 से पहले प्लेस होना है। तो यही वैल्यूज़ ग्रेटर और लेस देन के स्टेप्स में यहाँ पर बताई जा रही है। Further, consequently, in worst case, j comparison are required to insert the jth element into the correct position। यानी आप worst condition पे जो jth नंबर ऑफ यानी j की जो वैल्यू है उतने ही कंपैरिजन रिक्वायर्ड होंगे करेक्ट पोजीशन पे नंबर को प्लेस करने के लिए। तो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ द कंपैरिजन यूज इन द इंसर्शन सॉर्ट टू सॉर्ट अ लिस्ट इन l एलिमेंट इज सेड टू बी इन अ फॉर्म ऑफ 2 + 3 till to the n +1 हमें स्टेप्स की जरूरत हो रही है फॉर द nth एलिमेंट। इसे भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये n² + n होगा, डेनोमिनेटर की वैल्यूज़ और कोफिशिएंट को इग्नोर करें तो हायर ऑर्डर यहाँ पर n बच रहा है। इस बेस पर मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास वर्स्ट कंडीशन जो होगी वो बिग O ऑफ n² आएगी, राइट। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ द रोइजन, हमारे पास 3.3.3 के अंदर ये टॉपिक मौजूद है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे हम जानते हैं कि हमारे पास मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन के रूल्स के बिहाफ पर हमें देखना होता है कि हम अपने फर्स्ट मैट्रिक्स के रॉ एंड कॉलम को सेकंड मैट्रिक्स के यानी फर्स्ट रॉ को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रॉ को फर्स्ट रॉ कॉलम एंड सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है बल्कि कॉम्प्लेक्सिटी में वर्ड्स कंडीशन इसकी देखनी है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, द डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज एन एल्गोरिथम फॉर कंप्यूटिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेस। सपोज दैट C = Cij is the MNN matrix that is a product of the M multiplied by K matrix of Aij। अगर आपने वीडियो नंबर 2 और 3 देखा हो, चैप्टर 2 के लास्ट के अंदर हमने मैट्रिक्स के टॉपिक को कवर किया था और अगर आप शुरू से वो तमाम वीडियोस देख रहे हैं तो ये चीज़ें समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। हमने वहाँ पर देखा था कि मैट्रिक्स के क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, किस तरह से इंडिकेट किया जाता है, रूल देखे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। तो हमारे पास M × n का मतलब है m रॉज एंड n कॉलम्स हमारे पास मौजूद हैं। Aij का मतलब ये है कि रॉ की वैल्यू एंड कॉलम की वैल्यूज़, और सेकंड जो है वो सेकंड मैट्रिक्स B ऑफ Ij से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये उसका सूडो कोड है जिसके ज़रिए से हम दो मैट्रिक्स को आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो प्रोसीजर समझते हैं। द प्रोसीजर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के नाम से है। A और B यहाँ पर जो टाइप हैं वेरिएबल के वो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, यानी कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। उसके बाद हमने फर्स्ट लूप लगाया जो I की वैल्यू 1 से लेकर रॉ तक चलेगा और सेकंड कॉलम के लिए, यानी ये एक रॉ के लिए चल रहा है और एक कॉलम के लिए चल रहा है। फिर हमने एक वेरिएबल लिया C जो कि I एंड J के वैल्यूज़ को लेगा, यानी एक जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके किसी एलिमेंट की वैल्यूज़ को लेगा। इनिशियली हमने 0 रखा। फिर हम क्योंकि एक वेरिएबल के साथ लूप चला रहे हैं जो 1 से लेकर K तक चलेगा, और इसके लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, C की जो भी वैल्यू होगी वो प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, A और B के प्रोडक्ट का मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दी फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स A और B का इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो सम होता जाएगा C के अंदर, ठीक है। और C पर जब वो सम होगा तो उसकी वैल्यूज़
रिजल्ट ऑफ द मैट्रिक्स में डिस्प्ले होगी। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रूल ये कहता है कि आप इसे मल्टीप्लाई तो करोगे, उसके बाद सेकंड कॉलम की वैल्यू से उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। तो यही वजह है कि इनको ऐड करके किस में प्लेस किया जा रहा है, सी में, और उसी सी को, वेरिएबल ऑफ सी को हम क्या करा रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं। यानी जब मैं इस प्रोसीजर को कॉल करके डिस्प्ले कराऊंगा तो ये मुझे क्या डिस्प्ले करके देगा, प्रोडक्ट ऑफ ए और बी। So based on this procedure, there are n square entities in the product of A and B. To each find each entry required a total number of the n multiplication and n minus 1 addition. Hence a total number of n cube multiplication and n square n minus 1 addition are required. यानी ये n cube multiplication required है, n square multiplied by n minus 1 addition required है based on the complexity of this matrix multiplication, एक simplest problem के लिए। तो इस तरह से हम किसी प्रोसीजर की कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं इन अ सेंस ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मजीद प्रॉब्लम देखते हैं। द बुलियन प्रोडक्ट पे भी हम मैट्रिक्स के टॉपिक्स में देख चुके हैं। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जो 0 1 को कंटेन करता हो, उस पे हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्सिटी इंडिकेट करनी है। तो बुलियन प्रोडक्ट ऑफ 0 and 1 मैट्रिक्स के नाम से यहाँ पर मैंने एक प्रोसीजर बनाया है। इसमें दो मैट्रिक्स हैं, ए एंड बी। 0 1 मैट्रिक्स के दोनों क्या होंगे, मैट्रिक्स होंगे। दो मैट्रिक्स हैं या हर मैट्रिक्स के रॉज एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन पे होते हैं। यही वजह है कि हम दो लूप चला रहे हैं रॉज एंड कॉलम के लिए, सेम जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में देखा, सेम सी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू। बस यहाँ पर आकर हमारा वो काम शुरू हो गया जो बूलियन के लिए होता है। ठीक है, हम ये कंप्लीटली देख चुके हैं कि बूलियन में एंड और की ऑपरेशन क्या है। एंड का मतलब ये है कि यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ का 1 होना ज़रूरी है, लेकिन इनकी वैल्यूज़ और सी वैल्यूज़ के दरमियान हम क्या कर रहे हैं, और इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यूज़ ट्रू हो। जब वो वैल्यूज़ ट्रू होगी तो वो सी में सेव होगी और वही वैल्यूज़ हमें क्या हो जाएगी, रिटर्न। और वो सी की वैल्यू क्या रखेगी, द प्रोडक्ट, बूलियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। यानी जिस तरह से एक सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, बिल्कुल उसी तरह से हमने बूलियन प्रोडक्ट मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर किसको कॉल किया हुआ है, उसकी प्रोसीजर को किया हुआ है। समझते हैं? द नंबर ऑफ द बिट्स ऑपरेशन यूज टू फाइंड द बूलियन प्रोडक्ट ऑफ 2n मल्टीप्लाई बाय n मैट्रिक्स, यानी रॉज एंड कॉलम दोनों के सेम हो रहे हैं मैट्रिक्स, कैन बी इजीली डिटरमाइन। तो बिट ऑपरेशन पे ये चीज़ बड़े आसानी से डिटरमाइन की जा सकती है। इसके बाद एक एग्जाम्पल है 8 बेस्ड ऑन द बुक, हाउ मेनी बिट्स ऑपरेशन आर यूज टू फाइंड ए बुलियन प्रोडक्ट ऑफ बी। ये जो सर्किल डॉट है ये बुलियन प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, वेयर ए एंड बी आर द n मल्टीप्लाई बाय n 0 1 मैट्रिक्स, यानी सेम रॉज एंड सेम कॉलम के काउंट के साथ 0 1 का वो मैट्रिक्स है। तो हमें यहाँ पे बिट्स ऑपरेशंस बताने के कितने होंगे। सो देयर आर n स्क्वायर, ये n स्क्वायर है, n स्क्वायर एंटिटीज इन ए Boolean product of B using algorithm 2, a total number of the n ORs, n ANDs are used to find an entry of A Boolean product of B. तो AND और ORs लिखा हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद लिखा हुआ है n ANDs, ये n अलग है और ANDs अलग है। Hence 2 n बिट्स ऑपरेशन आर यूज टू फाइंड, यानी 2 की पावर n हमारे पास यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है, बिट्स ऑपरेशन रिक्वायर्ड है टू फाइंड द प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमने ना सिर्फ पहले एक सिंपल मैट्रिक्सिफिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड की, बल्कि उसके बाद हमने बूलियन प्रोडक्ट जो कि चैप्टर 2 में मौजूद था उसके एक एग्जाम्पल्स को वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी में भी फाइंड करके देखा। इसके बाद चैप्टर 3 में हमारे पास 3.3.4 पर एल्गोरिथम पैराडाइम के नाम से एक टॉपिक मौजूद है। एल्गोरिथम पैराडाइम का मतलब ये है कि जब हम एक एल्गोरिथम की बात करते हैं तो उसके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक ग्रीडी एल्गोरिथम है। इसकी एग्जांपल हम ऑलरेडी चैप्टर 3 में ही देख चुके हैं, अगर आपने प्रीवियसली वीडियोस देखी हुई हैं। तो ग्रीडी एल्गोरिथम का मतलब ये है कि एक ऐसे अप्रोच जिसमें वो लालच करता है, अगर मैं किसी बेस्ट रूट की वैल्यूज़ फाइंड करना चाह रहा हूँ जहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ है फॉर एग्जांपल, तो वो जहाँ पर कम वैल्यूज़ होगी वो सिर्फ स्टार्टिंग की वैल्यू देखेगा। आगे जाकर अगर रूट बड़ा भी मिल जाए तो वो उसी पर ही रहेगा, क्योंकि वो बैक प्रोपेगेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ग्रीडी अप्रोच का मतलब है वो लालच करेगा और आगे जाएगा। तो एक पैराडाइम ये हो सकती है। सेकंड पैराडाइम जो बुक में मौजूद है वो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम की है, ठीक है। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम बड़ा इंपॉर्टेंट एक अप्रोच है, और ब्रूट फोर्स को अगर एक सिंपलेस्ट वे पे बात करें, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है जो कि अपने तमाम स्टेप्स को देखता है। यानी अगर मैं एक रूट बना रहा हूँ मल्टीपल्स किसी डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए, तो वो तमाम पाथ को देखेगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कोई ग्राफ है, ठीक है, ये भी और ये, तो इस तरह से ये रूट बने हुए, ठीक है, जो कनेक्टेड है आपस में सारे, ठीक है, और ये हमारा डेस्टिनेशन है।
ठीक है। तो इस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए ब्रूट फोर्स एक एक स्टेप पर जाकर देखेगा, ठीक है, हर स्टेप को विजिट करेगा और विजिट करने के बाद ये बताएगा कि एक्चुअली कौन सा बेस्ट सूटेड पाथ है आपके लिए बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी प्रॉब्लम बड़ी होगी तो उसको हाईली कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मिलियंस एंड ट्रिलियंस नंबर ऑफ द नोड्स हुए तो वो हर एक पाथ को क्या करेगा, विजिट करेगा, जिसकी वजह से आपकी कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा और आप हर जगह ब्रूट फोर्स को इस्तेमाल होता हुआ फिर नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये दो अलग अलग पैराडाइम है। तो इस पैराडाइम्स में ब्रूट फोर्स की जो बुक में एग्जांपल मौजूद है वो क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट की है, यानी हम क्लोजेस्ट पेयर बनाना चाह रहे हैं पॉइंट्स के दरमियान, वहाँ पर हम ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम को लगा रहे हैं। कैसे प्रोसीजर समझते हैं। प्रोसीजर का नाम है क्लोजेस्ट पेयर। इसमें x, y, x2 प्लस y2, x3, y3 एंड सो ऑन तमाम पेयर्स ऑफ रियल नंबर हैं जो कि इस तरह से पेयर्स में लिखे गए। हमने एक वेरिएबल लिया मिनिमम, इसकी इनिशियल वैल्यूज़ इन्फिनिटी है, लूप चला रहे हैं फॉर की वैल्यूज़ 2 to n, यानी वैल्यूज़ 2 से स्टार्ट हो रही है n तक चल रही है और इंटरनल जो लूप है नेस्टेड वो j-1 तक चल रहा है। अब हमने कंडीशन पे चेक किया, पेयर्स बनाने का मतलब है कि रियल नंबर्स के दो वैल्यूज़ यहाँ पर आ रहे होंगे। तो क्लोजेस्ट पेयर के लिए हमने इंटरनल लूप में कंडीशन लगाई इफ़ x ऑफ j माइनस x ऑफ i का स्क्वायर प्लस y ऑफ j माइनस y ऑफ i का स्क्वायर लेस देन है आपके मिनिमम वैल्यू से, और मिनिमम क्या है, इन्फिनिटी। अगर ऐसा है यानी आप रियल नंबर्स की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर रहे हैं सेकंड और फर्स्ट वाले के कंपैरिजन डिफरेंस के साथ उसका स्क्वायर लेकर और कंपेयर करते हैं कि वो लेस देन है, तो क्या करेगा, जो मिनिमम वैल्यूज़ है उसमें यही वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, प्लेस हो जाएंगी। यानी इसी वैल्यूज़ को यहाँ लिखा गया, उसकी जो भी वैल्यू आ रही है मिनिमम वेरिएबल में क्या हो गया, सेव हो गया। और इस बिहाफ पर जब यहाँ पर वो वैल्यूज़ आ जाएगी तो मिनिमम जो क्लोजेस्ट पेयर होगा मैं उन्हीं वेरिएबल्स को यहाँ पर प्लेस कर दूंगा जो यहाँ पर x और i और y ऑफ i और x ऑफ j एंड y ऑफ j की वैल्यूज़ है, उसे हम क्लोजेस्ट पेयर पे सेव करेंगे और उसके बाद हम क्लोजेस्ट पेयर को ही क्या करा देंगे, रिटेन। अब यहाँ पे एक सवाल होगा कि मिनिमम वैल्यूज़ का क्या काम हुआ। मिनिमम का काम ये हुआ कि ये स्टार्ट वैल्यू x1 और y1 से हो रही है और यहाँ पर इनिशियली इन्फिनिटी रखा था। जब ये कंपैरिजन हो गई देन में तो मिनिमम की वैल्यू इन्फिनिटी से क्या हो चुकी है, ये हो चुकी है। फिर सेकंड आइट्रेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तमाम रियल नंबर्स के दरमियान चलते रहेंगे और उन तमाम ग्रुप ऑफ नंबर्स में से जो कि क्लोजेस्ट पेयर मिलेंगे बेस्ड ऑन दिस ट्रू कंडीशन, वही वैल्यू आपकी क्लोजेस्ट पेयर आपको रिटर्न कर देगी। जिससे हमें ये पता चला कि ब्रूट फोर्स एक एक नंबर्स को हर एक स्टेप्स को फॉलो कर रहा है और इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइम कंज्यूमिंग हुआ और आपकी कंप्यूटेशनल पावर को बहुत ये क्या करेगा, इंटरटेन कर रहा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जहाँ पर ब्रूट फोर्स की ज़रूरत होती है ताकि हम तमाम पार्ट्स को विजिट करके देख सकें। लेकिन फिर ये एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट और रिसर्चर हमें प्रेफर करना होता है कि किस प्रॉब्लम के अंडरस्टैंडिंग पर हम ब्रूट फोर्स की तरफ जाएंगे और किस पे नहीं जाएंगे। ओके, उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज़ अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम। टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पर जो बिग ओ नोटेशंस की है वो है और आगे भी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वहाँ भी हम समझेंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है सबसे पहले हमारे पास, ओके, द फर्स्ट वन इज़ द कांस्टेंट। कांस्टेंट नंबर से ही हमें पता चल रहा है, यानी एक ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी जो कांस्टेंट टाइम पर सॉल्व हो जाए, यही वजह है कि इसको हम कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी कह रहे हैं। द सेकंड वन लॉगरिथमिक, लॉग n, जिसको हम नॉर्मली उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं बाइनरी सर्च के अंदर जब हम डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी कराएगा। लीनियर ऑर्डर ऑफ n, बिग O ऑफ n, n log n लीनियर अर्थमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। पॉलिनोमियल है हमारे पास n की पावर b, n नंबर ऑफ डेटा है जो आपके पास मौजूद है और b जो है वो उसकी पावर होगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर एक एरे है 15 एलिमेंट का और बेस्ड ऑन द टेक्निकल कोई जो एल्गोरिथम है वो पॉलिनोमियल स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है एंड सो ऑन, बट इससे बड़ी जो ग्रोथ के साथ वैल्यूज़ है वो एक्सपोनेंशियल है। अगर आप देखें तो n यहाँ पर पावर बन रही है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक एल्गोरिथम है जिसकी b की वैल्यू 2 है लेकिन नंबर ऑफ n 15 है। लेकिन आप इसी चीज़ को कंपेयर करें, नंबर ऑफ n अगर हमारे पास 55 हो गई तो कितनी बड़ी वैल्यूज़ होती जा रही है एज़ कम्पेयर टू द दिस वन। यही वजह है कि ये एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ के साथ होती है। एंड नन अदर देन सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ वैल्यूज़ होती है कॉम्प्लेक्सिटी में वो फैक्टोरियल होता है और हम जानते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब ये है कि पॉजिटिव नंबर वो और बाय इटसेल्फ 1 तक वो तमाम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे जिसका भी हम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे होते हैं और वही उसकी क्या बनती है, कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है ओवरऑल। यानी अगर हम 5 की कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो इसका मतलब ये है कि ये बराबर है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 के, जो
120 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी जो हमें पता होनी चाहिए। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखी हैं। यहाँ पर चैप्टर 3 के लास्ट टॉपिक में ये चीज़ें मेंशन थी, तो मैंने ये दोबारा रिकॉल किया। अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे ट्रैकेबिलिटी, इनट्रैकेबल। ठीक है, ट्रैकेबिलिटी क्या है? अ प्रॉब्लम दैट इज सॉल्व्ड यूजिंग एन एल्गोरिथम विथ पॉलिनोमियल और बेटर वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉल्ड अ ट्रैक्टेबल। यानी कि ऐसी एल्गोरिथम, ऐसा फंक्शन आपके पास जो सॉल्वेबल हो, ठीक है, किस टाइम पर? पॉलिनोमियल टाइम पर। इसका मतलब ये है कि इस अप्रोच को वो फॉलो कर रहा हो। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑर्डर कोई भी हो सकता है, और उसकी वर्स्ट कंडीशन पॉलिनोमियल टाइम पर आ रही हो या उससे बेहतर आ रही हो, तो उस एल्गोरिथम को हम क्या कहेंगे कि वो ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम है। बिकॉज द expectation is that the algorithm will produce the solution to the problem for reasonably sized input in a relatively short time। यानी हमारा जो फोकस है और एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें रीजनेबल साइज के अंदर, जो इनपुट की शॉर्ट टाइम के अंदर मुमकिन है। However, if the polynomial in a big O estimate has high degree such as the degree of 100, or if the coefficient are extremely large, the algorithm may take an extremely long time and solve the problem। and हमें नेगेट आई से ये बात पता चल रही है कि जब हमारी डिग्री ऑफ वैल्यूज बढ़ेगी तो हम एस्टिमेटेड टाइम को भी क्या होता हुआ देखेंगे? बढ़ता हुआ देखेंगे ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम के अंदर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम ट्रैकेबिलिटी कह रहे होते हैं। इसी चीज़ को रिवर्स कर दें, द सिचुएशन इन विच वर्ड्स फॉर द प्रॉब्लम that cannot be solved, okay, cannot be solved an algorithm with worst case in a polynomial time complexity, so such problem are called a intractable problem। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी में हम ट्रैक्टेबल या इनट्रैक्टेबल के फॉर्म पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह लास्ट में पी वर्सेस एनपी प्रॉब्लम मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसको हम पॉलिनोमियल या नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम कह रहे होते हैं, और उसमें बहुत बड़ा गैप मौजूद है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पहले इसको हम लीस्ट या फिर बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास P है जिसे हम पॉलिनोमियल कह रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास NP जिसे हम नॉन पॉलिनोमियल कहते हैं। एक्चुअली पॉलिनोमियल कहने का मतलब ये है कि उसके बाद हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल प्रॉब्लम, नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम। इसी तरह से हमारे पास एक होता है नॉन पॉलिनोमियल कंप्लीट प्रॉब्लम, और इसी तरह से हमारे पास एक प्रॉब्लम हमारे पास NP यानी नॉन पॉलिनोमियल हार्ड प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, पॉलिनोमियल प्रॉब्लम का मतलब ये है कि ऐसा एल्गोरिथम जो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व हो सके। क्या मतलब हुआ? यानी मैं कहूँ कि बिग O ऑफ n की पावर k। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसमें n आ जाता है, n स्क्वायर आ जाता है, n क्यूब आ सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन। ये तमाम की तमाम क्या कहला रही हैं? इसी तरह एक्सपोनेंशियल x, ये तमाम वैल्यूज कहला रही हैं पॉलिनोमियल। यानी जिस प्रॉब्लम को आप पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल प्रॉब्लम। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम, यानी एक ऐसा प्रॉब्लम जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व ना हो सके। ठीक है, हम उसे क्या कहेंगे? नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम। यानी वो पॉलिनोमियल ऑर्डर में सॉल्व नहीं हो सक रहा है, तो वो नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ आती है नॉन पॉलिनोमियल कंप्लीट प्रॉब्लम। यानी अभी हमने देखा कि नॉन पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल टाइम पे सॉल्व ना हो सक रहा, तो नॉन पॉलिनोमियल तक की तो बात क्लियर हो गई, लेकिन कंप्लीट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम पॉलिनोमियल टाइम पर सॉल्व तो नहीं होती, लेकिन हम उसे पॉलिनोमियल टाइम पे वेरीफाई होता हुआ देखते हैं। ठीक है, वेरीफाई होता हुआ देखते हैं उस प्रॉब्लम को। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? NP कंप्लीट प्रॉब्लम कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी ग्राफ की बात करें, ग्राफ के अंदर हम क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई ग्राफ है और इससे हम शॉर्टेस्ट पाथ मालूम करना चाहते हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ मालूम करने के लिए हम पॉलिनोमियल के ज़रिए से, नॉन पॉलिनोमियल के ज़रिए से वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें लॉन्गेस्ट पाथ मालूम करने का हूँ, इन शॉर्ट LP, तो इसमें क्या होगा? अगर इस तरह से ये चीज़ मर्ज है तो वो इसी लूप में क्या हो जाएगा? फंस जाएगा लॉन्गेस्ट पाथ के लिए। उसको ये नहीं समझ में आएगा कि उसे किस लॉन्गेस्ट पार्ट में जाना है। तो यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो पॉलिनोमियल टाइम पे, नॉन पॉलिनोमियल टाइम पे सॉल्व तो नहीं होते, लेकिन वो वेरीफाई हो सकते हैं अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हो। एंड द थर्ड जो हमारे पास टर्म है, फोर्थ जो टर्म है वो नॉन पॉलिनोमियल हार्ड प्रॉब्लम। बाय नेम ही समझ में आ रहा है जो अनसॉल्वेबल है। ठीक है,
जो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है वो NP हार्ड प्रॉब्लम कहलाएंगे। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर काउंट होते हैं कि नॉर्मली हम जितने भी तरह के एल्गोरिथम्स को डिस्कस करते हैं उसमें हम देखते हैं कि वो पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम्स होते हैं। नॉन पॉलिनोमियल की बात करूं तो हमारे पास और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो NP के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हम चेस रिलेटेड कोई गेम खेल रहे होते हैं, ठीक है, नॉट चेस की मैं बात नहीं कर रहा, रूबिक्स के गेम हो गए, ठीक है, इसी तरह से नंबर्स मैचिंग हो गई। तो उन तरह के हम प्रॉब्लम्स में जैसे जैसे नंबर्स ऑफ रॉज एंड कॉलम को बढ़ाते रहते हैं तो वो नॉन पॉलिनोमियल की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, वो पॉलिनोमियल नहीं रहता। तो अगर मैं इसकी विजुअलाइजेशन की बात करूं तो अगर हम एक सर्कल बनाएं, going to change the color of marker, like अगर मैं इस तरह से एक सर्कल बनाऊं तो ये कंप्लीट सर्कल जो है वो नॉन पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें एक स्मॉल पार्ट है जो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड जो पार्ट होगा हमारा यहाँ पर वो NPC को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी से ये पार्ट इस तरह से कंटिन्यू होता हुआ हमें क्या दिखाएगा कि फर्दर जो है हमारे पास NP हार्ड भी मौजूद है, यानी नॉन पॉलिनोमियल के अंदर NPC भी मौजूद है, P भी मौजूद है, लेकिन NP से बाहर जाता हुआ कुछ एरिया हमारे NPC में मौजूद है और NP हार्ड में भी मौजूद है। तो ये डायग्राम्स डिफरेंट वेज से बनाए जाते हैं, डिफरेंट इमेजेस पे, बुक्स पे मौजूद हैं, लेकिन इसकी जो बेसिक डेफिनेशंस थी इन अ सेंस ऑफ दी पॉलिनोमियल, नॉन पॉलिनोमियल कंप्लीट, नॉन पॉलिनोमियल हार्ड, उसको हमने यहाँ पर एक बेसिक एग्जाम्पल से भी देखा और विजुअलाइज भी मैंने करके दिखाया। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एंड द last thing of this chapter, the computer time used by the algorithms। तो टाइम कम से कम वो क्या ले सकता है किसी भी ऑर्डर ऑफ n के बेस पर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास n के मौजूद हैं, यानी जिस अलगोरिथम पे भी आप नंबर ऑफ n इस्तेमाल कर रहे हैं वो 10 मौजूद है, 10 की पावर 2 है, एंड सो ऑन वैल्यूज़ है। ये कुछ पॉलिनोमियल्स ऑर्डर्स वैल्यूज़ लिखे हुए हैं, 10 की पावर 1 है, ये 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और अगर इस तरह का कोई n वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है और उस अलगोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी log n है, तो बेस्ड ऑन द पॉलिनोमियल वैल्यूज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -11 सेकेंड्स रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, ये कुछ टाइम्स वैल्यूज़ लिखी हुई है बेस्ड ऑन द पॉलिनोमियल वैल्यूज़ ऑफ 10th। अगर कॉम्प्लेक्सिटी n है तो ये टाइम हमें रिक्वायर्ड होगा। n log n कॉम्प्लेक्सिटी है बेस्ड ऑन दिस वैल्यूज़ ऑफ द n, तो हमें ये टाइम रिक्वायर्ड होगा। पावर तो ऑफ नेगेटिव साइन के साथ मौजूद है, n स्क्वायर पे ये, 2n पे ये, और फैक्टोरियल पे ये। एक्सपोनेंशियल हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, और जो ये वैल्यूज़ है ये वो अननोन है, यानी ये वैल्यूज़ यहाँ पर अननोन वैल्यूज़। और आप यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही है पॉलिनोमियल में जब 10 की पावर 2 हो रही है। तो आप देखें कि नॉन पॉलिनोमियल्स की तरफ हम अपने प्रॉब्लम्स को जाता हुआ देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती हुई दिख रही है। तो इस तरह से हमने चैप्टर 3 को कम्प्लीटली जाना, और आप देखेंगे कि चैप्टर 3 को बहुत कम जगहों पर चैप्टर्स नोट्स पे डिस्कस किया जाता है, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। लेकिन मैंने डेटा स्ट्रक्चर वीडियोस बनाने के बावजूद इस चीज़ों पे यानी प्लेलिस्ट पे इन चीज़ों को ऐड किया। उसकी वजह ये थी कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक ही जगह रहते हुए तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाए, पढ़ा जाए, ताकि आपको ट्रैक चेंज करने की ज़रूरत ना पड़ी जाए और आप आसानी से तमाम चीज़ों को भी फोकस रहकर पढ़ सकें। और किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, इधर आप गेट सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी इंटरव्यू की, तो ये आपके लिए कोर्स बेनिफिशियल साबित हो, यूज़फुल साबित हो, और आसानी से आप अपने टारगेट को अचीव कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करो, इसी तरह से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर जानकारी मिलती रहे और उसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। नेक्स्ट सेशन से हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि चैप्टर 4 पे क्या है। सी यू देयर।